shells. एग्जैक्टली तो क्योंकि हमने केमिस्ट्री जो है वो एकदम स्क्रैच से शुरू की है फ्रॉम ज़ीरो, तो लास्ट क्लास के अंदर या फिर लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, रिमेंबर एटॉमिक नंबर क्या था? Atomic number, ma'am, the number of proton and neutron. एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिc मास। Number of electrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। Protons. Yes, ma'am. ठीक है, और फिर नंबर एक एटम अगर न्यूट्रल है, अगर एक एटम के ऊपर ज़ीरो चार्ज है, अगर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इसीलिए ही नेट चार्ज ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से हमने फिर इस तरीके की जो भी बेसिक पॉइंट्स थे वो कवर किए थे, तो आप इसको एक बार खुद से भी रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है सब। और एटॉमिक नंबर की तरह हमने एटॉमिक मास भी देखा था। एटॉमिक मास हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अच्छा मुझे बताएं एटॉमिक मास को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? A से, ma'am. यस, एटॉमिक मास को ए से और एटॉमिक नंबर को Z. यस, एटॉमिक नंबर को जी या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने शेल्स वगैरह को डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है, या फिर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए तो वो एटम क्या हो जाता है? Stable. एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, लेकिन हमारे पास एक एटम की एक्सेप्शन, एक एलिमेंट की एक्सेप्शन होती है जहाँ पे ऑक्टेट रूल की जगह ड्यूप्लेट रूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के वैलेंस, वैलेंस का मतलब होता है सबसे आखिर, आउटर मोस्ट या फिर लास्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। और हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास होते हैं कॉलम्स, इनको क्या कहते हैं? ये क्या थे? ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जो ये कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स थे? 18। और उसमें फिर अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप्स की, तो ये थे, कितने थे मेन ग्रुप्स? 10. 10। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे 8 लग रहे हैं। 8 होंगे, 10 होंगे? Yes, ma'am. 8, ma'am. 8 होंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा था, और यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो क्या थे? वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे। बाकी ये जो आप यहाँ पर एलिमेंट्स देखते हैं ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिटिव एलिमेंट्स, Yes, ma'am. क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं तो ट्रांजिटिव मेटल्स भी इन्हें कहा जाता है। चले, उसके बाद हमने रोज को देखा था। इन्हें हम क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में? इन्हें हम कहते थे पीरियड्स। और हमारे पास कितने पीरियड थे पीरियोडिक टेबल के अंदर? 7। Yes, ma'am. सही है। और फिर हमने बॉन्डिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा था। हमारे पास 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है। एक एक्सचेंज होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का, उसे कहते हैं हम लोग, कौन सा बॉन्ड था? Bonding होती है एक covalent. जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और जहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री क्लास, जहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक बातें की थी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। बेसिकली आज हम अपना ऑफिशियली चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 अगर आप आईमेट में भी देखेंगे, या फिर अगर आप 12th का लेक्चर ले रहे हो, या फिर सब अपना फर्स्ट ईयर का लेक्चर ले रहे हैं, तो वहाँ में भी ये सब टॉपिक सारे सेम है।
तो ये चैप्टर नंबर 1 होता है। कहीं कहीं पे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ होता है और कुछ जगह पे आपको दिखेगा स्टोइकियोमेट्री। इन सब में पढ़ते आप एक ही चीज़ हो, ठीक है। इसमें आप फंडामेंटल्स ही पढ़ते हो केमिस्ट्री की, कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, इस तरीके की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हो। और फिर हमारे पास ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस होती हैं। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट इतना है तो बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा। इस तरीके के आपको कैलकुलेशंस वगैरह करने को मिलती है स्टोइकियोमेट्री के अंदर। अब हमने पहले डिस्कस कर लिया है एटॉमिक मास के बारे में, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं लिख रही ये चीज़, लेकिन जो पॉइंट मिस हो गया है एटॉमिक मास के हवाले से वो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए एटॉमिक मास हमारे पास सम होता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर क्या आपको पता है कि इन दोनों को मिलाकर एक नाम होता है जिससे हम क्या कहते हैं? दोनों को मिला के मैम जी, इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ होगी वो न्यूक्लियॉन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, अगर एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, ऑफ कोर्स देखो ना यहाँ पर ये क्या है, ये सम है, यानी कि आप सिर्फ एडिशन कर रहे हो। अगर मेरे पास 8 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है तो ये मेरे पास 7 न्यूक्लियॉन्स या फिर 7 मेरे पास एटॉमिक मास आ गया, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन आपने केमिस्ट्री के अंदर AMU का नाम ज़रूर सुना होगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है? मैम इसका यूनिट हो देखिए एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। एटॉमिक मास का आपने मैंने यहाँ पे लिखा है कोई भी यूनिट नहीं होता। AMU आप सुनते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर लें पीरियोडिक टेबल में किसी भी एक एलिमेंट की, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 11 भी लिख दूँ तो आप समझ जाइएगा कि जो नीचे लिखा जाता है ये क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। अच्छा ये अगर एटॉमिक मास नंबर है तो फिर ये क्या है? दोबारा से देखें इसे, ये Z लिखा हुआ है, ठीक है, Z, और वो नीचे आ रहा है, और ये है क्या? ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। जो ऊपर आता है वो क्या होता है? वो एटॉमिक मास होता है। तो अगर मैं सोडियम को डायरेक्टली इस तरीके से लिख दूँ 11 23, 11 मेरे पास क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोल सकते हैं। 23 हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास है, ठीक है, यानी कि सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ अपना ये सोडियम के अंदर, ठीक है। ये सोडियम Na इज़ द सिंबल फॉर सोडियम। तो AMU क्या है? देखिए AMU हमारे पास यूनिट है। AMU हमारे पास एक नॉन SI यूनिट है। ये हमने जैसे हम लोग आप देखें मास को हम जनरली किसके अंदर मेजर कर रहे होते हैं? फिजिक्स के अंदर, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। जो SI यूनिट होता है मास का वो क्या होता है? वो किलोग्राम होता है। फिर ग्राम, मिलीग्राम, ये सारे यूनिट्स होते हैं मास के। उसी तरीके से हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक नॉन SI यूनिट बना दिया, क्योंकि एटम तो इतना छोटा पार्टिकल है और उसके अंदर आप बता रहे हो कि कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका मास कितना है, तो वो तो आप केजी में, उसके लिए आप केजी इस्तेमाल करेंगे।
उसके लिए आप केजी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही, केजी तो बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक नॉन एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे एएमयू कहा जाता है। ठीक है, एएमयू हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसके ज़रिए आप मास को डिनोट करते हैं, किसी भी एटम के मास को, किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी भी चीज़ के मास को। सही हो गया? Yes, ma'am. लेकिन अभी भी समझ नहीं आया कि भाई एएमयू है क्या, एएमयू का कॉन्सेप्ट क्या है, एएमयू आया कैसे। अच्छा, ये नॉन एसआई है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना तो दिया, लेकिन ये आया कहाँ से, ये कहाँ पे यूज़ होता है? क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, तो फिर ये किसका यूनिट है? ठीक है, ये तो बड़ा वैलिड सा सवाल है एक। देखिए, हमारे पास एक होता है एटॉमिक मास, Yes, ma'am. ठीक है, और एक होता है मास नंबर। एक रिलेटिव एटॉमिक मास भी होता है। देखिए, हमारे पास एक चीज़ होती है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? असल में जो हम कहते हैं ना, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो मास नंबर होता है और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कि अच्छा ए जो है वो एटॉमिक मास है और ये सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन मास नंबर जो होता है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एटॉमिक मास हमारे पास, फिर एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है? देखिए, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक एटम के मास को जब कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास से, तो वो हमारे पास बराबर होता है एटॉमिक मास से। अभी मैंने क्या बोला, इसको रिपीट करते हैं। चलिए, समझ नहीं आया, दोबारा से देखें। मास नंबर समझ आ गया भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। Yes, ma'am. अब ये एटॉमिक मास क्या है? देखें, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एक, अब मैं आपको एएमयू समझा रही हूँ, पूरा एएमयू का कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिया गया, हमने वो स्टैंडर्ड के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया, कार्बन एलिमेंट का। भाई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मास का यूनिट क्या होता है, मास का पूरी दुनिया में यूनिट केजी है, तो केजी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है पूरी, चाहे वो यूएस में लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारा अपना मास जो है वो केजी में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उनके पास पाउंड वगैरह इस्तेमाल होता है यूनिट, लेकिन केजी ऐसा यूनिट होता है मास का, और हम लोग भी केजी यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से। चलो ये हटा के हम लोग अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एसआई। Kilometer. मीटर। ठीक है, किलोमीटर हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब हो सकता है, लेकिन मीटर हमारे पास ऐसा यूनिट होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना दिया है साइंटिस्ट ने, जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है। तो केमिस्ट्री में हमें एएमयू को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि एएमयू का मास किसके बराबर होगा, जैसे हमें पता है कि 1 केजी के अंदर कितने ग्राम्स होता है, एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होता है, Yes, ma'am. 1000 ग्राम्स होता है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट ले लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन 12 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन 12। कार्बन 12 हमारे पास एक सबसे स्टेबल आइसोटोप है।
अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया आइसोटोप, मैं आपको जल्दी पढ़ाऊँगी आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि AMU हमारे पास क्या होता है, जब भी आप एक एलिमेंट का मास नंबर कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास में और मास नंबर में डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमने यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो एक AMU होता है, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि जो एक AMU होता है वो किसके बराबर होता है। तो 1 AMU बराबर होता है कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है एक AMU। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये बात समझ आएगी कि एक AMU बराबर किसके होता है। जैसे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम्स के, तो वैसे एक AMU किसके बराबर होता है। तो हम लोग कार्बन 12 लेते हैं, उसका मास लेते हैं, उसके मास का फिर जो 12वां हिस्सा होता है उसके बराबर एक AMU होता है। डन। The mass of carbon का मैम एक AMU, मैं आपको एक AMU डिफाइन करिए। अगर आपसे कोई पूछे एक AMU किसके बराबर होता है, तो एक AMU बराबर होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन, कार्बन 12 क्यों, तो इसके 2-3 रीजंस हैं। पहली बात ये कि कार्बन 12 एक अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, दुनिया में हर कहीं पाया जाता है। दूसरी बात ये एक बहुत ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। तो इसीलिए हम लोग कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और कार्बन 12 से ही हम सारे मैसेज को कंपेयर करते हैं और फिर वो AMU में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला के हवाले से। केमिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है अली रज़ा, ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक नाम है एक इंसान का, तो उसी तरीके से हर कंपाउंड का एक नाम होता है। और जब आप सिंबल्स को, नंबर्स को इस्तेमाल करके उस नाम को लिखते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला जैसे NaCl, ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है। H2SO4 ये केमिकल फार्मूला है। NaCl किसका है, सोडियम क्लोराइड। हाँ, और वो हमारे पास क्या होता है, इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है मैम? जनरली सोडियम क्लोराइड कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, एज अ टेबल सॉल्ट यूज़ हो रहा होता है सोडियम क्लोराइड। Yes, ma'am. इसी तरीके से ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है H2SO4, ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, H2SO4 फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी एसिड बन चुके होंगे अब तक लैब्स वगैरह के अंदर, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल वगैरह पे देखें तो हर हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर्स को और लेटर्स को इस्तेमाल करके हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है जो कंपाउंड्स की, इसे हम लिखते हैं किसकी मदद से, केमिकल एग्जैक्टली केमिकल फार्मूला की मदद से। अब देखिए केमिकल फार्मूला हमारे पास 2 तरीके की होता है, ठीक है। कितने तरीकों के होते हैं,
एक हमारे पास होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये क्या चीज़ है? देखिए बहुत बहुत सिंपल सी बात है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है एक कंपाउंड का, उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे NaCl, क्या NaCl से कोई सिंपलेस्ट फार्मूला हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखती हूँ, समझ लीजिए हम बात करते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये 6, 12 और 6 ये आपस में कट सकता है। यस मैम। तो अब यहाँ पे इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 6, 6 का टेबल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे आप। ये क्या हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, CH2O। ठीक है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आप एक टेबल लगाएंगे जो सबसे कट रहा है, अब काट के इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला, ठीक है। जो हमें सिर्फ ये बताए, जो हमें क्या बताए, जो हमें सिर्फ ये बताए कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ हमें बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं C6H12O6 यानी कि कार्बन के 6 एटम्स, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ये मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। जल्दी से मुझे बताएं, एम्पेरिकल और केमिकल फार्मूला क्लियर है? यस मैम। अगर मैं यहाँ पे एक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताइए, तो क्या होगा? ये हमारे पास क्या है, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है। क्या ये डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। तो आप करके देखें। तो ये मेरे पास एक एम्पेरिकल फार्मूला है, सॉरी ये मेरे पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सॉरी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपको मुझे बताना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, इसको आपने एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। आप क्या करें, टेबल लगाओ यहाँ पे। क्या 6 का टेबल लग रहा है यहाँ पे? नहीं लग रहा। 12 का, 12 का लग रहा है? 2 को लग जाएगा। 12 का नहीं लग रहा, 2 का लग रहा है, ठीक है। 12 2 का लग जाएगा, तो इसे डिवाइड करवाएं। 6 11 and 6। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। समझ आ गया? इतनी सी बात है।
आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला जस्ट हमें बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अच्छा ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट मौजूद हैं कंपाउंड के अंदर। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन के कितने 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने 12 एटम्स हैं। अगर सपोज डिफरेंट होता है यस, एक टेबल पे नहीं जाते तो फिर हाँ दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक फार्मूला है, अगर हम बात करें NaCl की, अब यहाँ पर तो कोई भी वो नहीं होता, उसका मतलब 1 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है 1 1। तो एक मेरे पास सोडियम का एटम है जो कि कंबाइंड है एक क्लोरीन के एटम से, तो ये मेरे पास क्या है, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो मैं अगर डिफरेंट नंबर्स हो, मतलब कि सपोज C7CH13 और ऑक्सीजन 11 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर्स एक कॉमनली कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो 7 13 11 ये नहीं हो रहा है, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के नाम, जैसे मैंने आपको बताया HCl। HCl किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4। उसके बाद एसिटिक एसिड का क्या है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2CO3। आई एम सो सॉरी, H2CO3 नहीं होगा, H2CO3 तो बाइकार्बोनेट आयन का फार्मूला होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है, या कन्फर्म। ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COH। एसिटिक एसिड आपको पता है चींटी जो होती है, या फिर जो बीज स्टिंग होता है, किसी मक्खी ने आपको काट दिया तो उसके काटने पे एसिटिक एसिड होता है इसकी स्टिंग में। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मोल। मोल एक बहुत ही